गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण का 3rd चैप्टर ये आपका फ्रंट पेज का ये कंप्लीट हो गया था। कल के वीडियो मैंने बताया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी शब्द और पद। ओके, तो आप लोग भी बुक निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं समझाती जाती हूँ ध्यान से सुनिए। और कहीं पर भी अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, ठीक है ना, नहीं समझ में आया है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो। अब देखिए शब्द और पद क्या होता है। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। यानी प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक यानी जो शब्द स्वतंत्र भी हो और सार्थक भी हो, मतलब उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकले, वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब यह व्याकरणिक नियमों अर्थात कारक, वचन, लिंग, ये तो सबको पता है आप लोग को, ठीक है ना, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। कारक पता है ना, वचन, लिंग आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। इस स्थिति में यह शब्द न रहकर पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद। जैसे पुस्तक, अभी एक ये क्या है? सिर्फ एक शब्द है। अभिज्ञान क्या है? एक शब्द है। पढ़, पढ़ भी क्या है? ये सभी क्या हैं? अभी शब्द। किंतु वाक्य में एक क्रम में लिखे जाने पर, अर्थात अभिज्ञान पुस्तक पढ़ रहा है में यही शब्द क्या बन गया? अब पद बन गया। ये देखिए पद एक बन गया। अभी तक अलग अलग थे तो क्या थे? एक शब्द थे। ओके, शब्दों के भेद। अब आपको क्या बताना है कि शब्दों के भेद। ध्यान से देखिए, शब्दों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है रचना अथवा बनावट के अनुसार, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। यानी शब्दों, ध्यान रखिएगा, शब्द अभी मैं पढ़ा रही हूँ, फिर इसके आगे मैं वाक्य पढ़ाऊँगी, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। शब्द के भेद कितने हैं? 4 प्रकार के। रचना अथवा बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। ओके, अब देखिए नीचे फर्स्ट नंबर है रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द भेद। अब ये ध्यान रखिए, हमको लर्न कैसे रहे सबका अलग अलग, ठीक ना। रचना में 3 शब्द है ना, 1 2 3, तो याद कर लीजिए ये भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। ओके, इस तरह में आपको लर्न रहेगा, भूलेंगे नहीं। पहला है रूढ़, सेकंड है यौगिक और थर्ड है योग रूप। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़। रूढ़ होता क्या? ये देखिए शब्द बना है और शब्द के तीनों भेद बने हैं। ओके, अब रूढ़ मतलब क्या होता है ये हमको जानना है। वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के मेल अथवा योग से नहीं बने होते। मतलब इसमें ये कह रहा है बच्चों, जैसे जो भी शब्द बनता है तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से न बने, ठीक, और जिसके कोई सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी इस शब्द को हम, कोई भी शब्द को हम तोड़े तो उससे कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकले। सार्थक मतलब कोई ना कोई उसका अर्थ निकले। यदि अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो क्या हो जाता है? हमारा रूढ़ शब्द। जैसे रूढ़ कहलाते हैं, जैसे पेड़, किताब। अब पेड़ कैसे समझ में आया बच्चों? देखो, पेड़ को यदि हम टुकड़े करते हैं तो एक शब्द हो गया हमारा पे और दूसरा शब्द हो गया ड़ा। तो पे से कोई अर्थ निकल रहा है सार्थक? नहीं। अड़ा से पेड़, ढ़ा से कोई सार्थक नहीं। अब हम किताब को भी टुकड़े कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, की मीन्स कोई अर्थ नहीं। ताप, ताप मीन्स भी कोई अर्थ नहीं लिख रहा है। तो जहाँ हम शब्द को अलग अलग टुकड़े में करें और उसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? रूढ़ शब्द। इन शब्दों का अर्थ निश्चित और निर्धारित क्या होता है? रूढ़ होता है, ठीक ना। जब कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो वो शब्द क्या कहला गए? रूढ़ कहला गए। ओके, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है पेड़, ठीक, पेड़ मीन्स क्या हो गया? वृक्ष। लेकिन अब हम इसके टुकड़े कर रहे हैं। पे धन ड़ा, कोई अर्थ नहीं, न पे का कोई अर्थ न आड़ा का।
किताब, किताब मीन्स अभी हमको पता है क्या होता है, पुस्तक। अब इसी को हम टुकड़े कर दिए, की धन ता धन बा, कोई अर्थ नहीं। ठीक, तो ये शब्द हमारे क्या कहला जाते हैं, रूढ़ शब्द। अब है सेकेंड नंबर यौगिक। यौगिक का अर्थ है संयोग करना। यौगिक मतलब योग कर देना, जोड़ दे। वैसे भी योग मीन्स जोड़ना होता है। वे शब्द जो दो या अधिक सार्थक शब्दों के मेल अथवा योग से बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। अब हमारे यहाँ पर डिफिनीशन में क्या लिखी है, सार्थक शब्द, पहले से ही सार्थक मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ हो, उनके संयोग से बना हो। यौगिक शब्दों का खंड किए जा सकते हैं तथा खंडित शब्द भी अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे ये खंड कर दिए तो इनका कोई अर्थ नहीं, लेकिन यौगिक में जब उसके हम खंड करेंगे तो उसका भी कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा की जाती है। तो बच्चों आपको उपसर्ग पता है, शब्दों के आगे जो लगे रहते हैं वो उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगे रहते हैं। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से, ठीक ना, होने वाले शब्दों को समास कहते हैं। अब पुस्तकालय हमारा क्या है, समास है। अब इसका देखिए हम इसको टुकड़े कर रहे हैं, पुस्तक धन आलय, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पुस्तक के लिए आलय। आलय मतलब स्थान, मतलब जहाँ पुस्तक रखी जाती है। ओके, पुस्तकालय। अज्ञान, इसमें हमारा क्या हो गया, उपसर्ग लगा है आ। अब इसको अलग टुकड़े कर रहे हैं, आ धन ज्ञान मतलब ना ज्ञान, जिसमें कोई ज्ञान नहीं है। ओके। रमेश, अब इसमें संधि हो गई। रमाधन ईस, अब एक की मात्रा हो गई, सेकंड पद में एक ही हो गई, तो इसमें कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, गुण, ठीक है ना। और जब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ रहता है तब क्या हो जाती है हमारी दीर्घ संधि। अब थर्ड नंबर है योग रूढ़, ठीक है ना। रूढ़ पढ़ चुके, समझ में आ गया बच्चों। सेकंड यौगिक पढ़ चुके, अब थर्ड नंबर क्या है, योग रूढ़। जब कोई शब्द यौगिक होते हुए भी सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। अब विशेष अर्थ क्या दर्शा रहे हैं, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। घनश्याम, पंकज, चतुर्भुज, नीलकंठ आदि। अब देखिएगा चारों अर्थ में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। यहाँ घनश्याम, घन धन श्याम का अर्थ घन के समान श्याम, घन मतलब बादल, श्याम मतलब कृष्ण भगवान अथवा श्यामला है। श्याम मतलब श्याम सलोना, कृष्ण जी कहते हैं ना श्यामला है। परंतु यह शब्द सामान्य अर्थ में ना प्रयुक्त होकर कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। घन श्याम यानी घन मतलब बादल, श्याम मतलब कृष्ण। श्याम जी तो हैं पर कैसे हैं, हमारे घन के समान, बादल के समान सामने हैं, अतः यह योग रूढ़ है। पंकज, अब पंकज को भी देखिए, पंक धन अज का अर्थ है कीचड़ में जन्मा हुआ, परंतु यहाँ यह कमल के फूल के लिए प्रयोग होता है। पंकज किसका पर्यायवाची है, कमल का। इसी प्रकार चतुर्भुज, चतुर्धन भुज और नीलकंठ, नीलधन कंठ का अर्थ क्रमशः चार भुजाओं वाला, और नीलकंठ मतलब शंकर भगवान को बोला जाता है, ठीक है ना। परंतु यहाँ ये शब्द योग रूढ़ के अर्थ में क्रमशः विष्णु और शिव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आगे मैं सेकंड नंबर क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।